हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इट वेलकम टू डेरी का फर्स्ट एपिसोड। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सीन स्टार्ट होता है इस सिनेमा घर से, जहाँ कोई पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी को एंजॉय कर रहा होता है तो कोई चॉकलेट खाते हुए, और वहीं पर बैठा होता है एक मैटी नाम का बच्चा जो कि निप्पल चूस रहा होता है। मैटी बिना टिकट खरीदे ही फिल्म देख रहा होता है। तभी निप्पल चूसने की आवाज से आगे बैठी महिला परेशान हो जाती है और फिर वो मैटी को शांत रहने के लिए कहती है। मैटी निप्पल मुंह से निकाल लेता है। तभी टिकट चेकर टॉर्च लेकर आता है और मैटी से बाहर निकलने को कहता है, और फिर मैटी दूसरी तरफ से भागता है। टिकट चेकर मैटी के पीछे आता है और काउंटर के पास आकर रुकता है। वहाँ काउंटर पर रोनी खड़ी होती है। रोनी थिएटर के एम्प्लॉय की बेटी है। मैटी वहीं पर दूसरे काउंटर के पीछे छुपा होता है और रोनी मैटी को देख भी लेती है। तभी थिएटर के एम्प्लॉय यानी रोनी का पिता वहाँ आता है, जिसका नाम हैंक होता है। हैंक टिकट चेकर से पूछता है कि क्या हुआ। टिकट चेकर हैंक से शिकायत करता है कि वो लड़का तीसरी बार बिना टिकट खरीदे फिल्म देख रहा था। हैंक मैटी के लिए थोड़ी हमदर्दी दिखाते हुए कहता है कि जाने दो यार, उस बच्चे का परिवार देखा है कभी। टिकट चेकर कहता है कि बिजनेस हमदर्दी से नहीं बल्कि पैसों से चलता है। हैंक कहता है ठीक है। फिर हैंक रोनी से पूछता है कि तुमने किसी लड़के को यहाँ से जाते हुए देखा। रोनी झूठ बोलती है और कहती है कि वो लड़का उस तरफ गया है। टिकट चेकर उस तरफ भागते हुए जाता है। रोनी मैटी पर तरस खाकर उसे बचा लेती है। हैंक और रोनी भी वहाँ से चले जाते हैं और फिर मैटी भी बाहर जाने लगता है। तभी टिकट चेकर वापस आता है और मैटी को आवाज देता है। मैटी तेजी से भागता है। टिकट चेकर चिल्लाते हुए कहता है कि दोबारा यहाँ मत आना वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। और फिर बेचारा मैटी रास्ते पर अपनी निप्पल चूसते हुए जा रहा होता है। तभी एक गाड़ी आती है। मैटी उस गाड़ी को लिफ्ट के लिए हाथ देता है पर वो गाड़ी नहीं रुकती और फिर मैटी थोड़ा आगे चलता है। तभी दूसरी कार आती है। मैटी फिर से लिफ्ट मांगता है और कार मैटी के पास आकर रुक जाती है। कार में एक आदमी, एक औरत और उसके दो बच्चे रे और एर्लिन होते हैं। रे की माँ कार का शीशा नीचे करती है। रे के डैड मैटी से पूछते हैं कि बच्चे तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। फिर रे की माँ कहती है तुम बाहर बीमार पड़ जाओगे, चलो गाड़ी के अंदर बैठो। मैटी कार में बैठ जाता है। रे की माँ मैटी को अपना शॉल भी देती है। रे के डैड मैटी से पूछते हैं तुम अपने घर का पता बताओ, हम तुम्हें वहाँ सुरक्षित छोड़ देंगे। मैटी कहता है कि बस डेरी के अलावा कहीं पर भी। रे की माँ कहती है कि हम पोर्टलैंड जा रहे हैं। आदमी कार का रेडियो ऑन करता है जिस पर न्यूक्लियर की न्यूज चल रही होती है। एयरलाइन कहती है कि डैड क्या हम कुछ और सुन सकते हैं, इससे मुझे घबराहट होती है। तभी रे एक शब्द बोलता है और फिर उसकी स्पेलिंग बोलता है। रे की माँ कहती है कि मेरा बेटा ऐसा ही है, वो हर शब्द की स्पेलिंग बोलता है। और फिर रे की माँ कुछ शब्द कहती है और रे उनकी स्पेलिंग बोलता है। तभी एयरलाइन एक बॉक्स उठाती है और उसे खोलती है। बॉक्स में एक लिक्विड होता है जो कि अजीब सा शायद खून जैसा कुछ होता है। एयरलाइन अपनी उंगली उसमें डुबोकर उन्हें सूंघती है और फिर मैटी को भी सुंघाने की कोशिश करती है। रे की माँ रे से ट्रबल की स्पेलिंग बोलने को कहती है जो कि वो ठीक से नहीं बोल पाता, और फिर एयरलाइन रे पर चिल्लाते हुए ट्रबल की स्पेलिंग बताती है। तभी रे की माँ कहती है उस पर चिल्लाओ मत। एयरलाइन कहती है मैं ऐसे ही बात करती हूँ। तभी मैटी बाहर डेरी का बोर्ड देखता है और कार को डेरी शहर की तरफ जाता देख मैटी कहता है कि आप लोग तो पोर्टलैंड जा रहे थे, पर मैटी की कोई सुनता ही नहीं। वो पूरी फैमिली मानो जैसे पागल ही हो गई हो। सभी हंसते रहते हैं। मैटी कार रोकने को बार बार कहता है पर किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। फिर मैटी गुस्से में कार का स्टीयरिंग ही पकड़कर घुमा देता है जिससे कार अनबैलेंस हो जाती है। और तभी रे की माँ के पेट में दर्द होता है और बच्चा जन्म लेने लगता है और कुछ ही देर में एक बच्चा पैदा होता है जिसे कोई भी बच्चा तो बिल्कुल नहीं कहेगा। वो बच्चा नहीं बल्कि एक शैतान पैदा होता है। और फिर वो बच्चा इतनी तेज रफ्तार से उड़कर पीछे की तरफ जाता है और शीशे से टकराता है। और हैरानी वाली बात ये है कि सिवाय मैटी के पूरी फैमिली को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो बच्चा नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। और तो और सभी बहुत खुश होते हैं। बच्चा पूरी कार में उड़कर शीशे तोड़ने की कोशिश करता है पर मैटी बहुत घबरा जाता है और फिर मैटी सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी निप्पल चूसने लगता है और फिर वो शैतान बच्चा एकदम से शांत हो जाता है और फिर वो बच्चा मैटी को घूरने लगता है और सीधा मैटी पर अटैक कर देता है और मैटी की निप्पल निकलकर कार से बाहर नदी में जा गिरती है। नेक्स्ट सीन डेरी के एक एयरवेज पर एक प्लेन उतरता है। प्लेन से दो आर्मी के जवान उतरते हैं, हेलन और रूसो। वहीं एक एक्सओ यानी कार्यकारी अधिकारी फुलर दोनों का वेलकम करता है और फिर दोनों को जीप में बैठा कर ले जाता है। फुलर दोनों से कहता है कि हम यूएसए के एयरबेस में सबसे उत्तरी बेस हैं
अगर न्यूक्लियर टेस्ट के हालात बेकाबू होंगे ये तो सबसे पहले हमें भेजा जाएगा। तभी रूसो को एक रेस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित एरिया दिखाई देता है। रूसो कहता है कि वहाँ क्या हो रहा है। फुलर कहता है कि बस कुछ नहीं, कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट है। फिर फुलर हेलन से कहता है कि मेजर आप कुछ दिन एयरबेस पर ही रुकने वाले हैं शायद। हेलन कहता है कि हाँ, अभी रेंट पर घर लिया है तो सब कुछ सेट होने तक यहीं रहना होगा। नेक्स्ट सीन, स्कूल में लिली बैनब्रिज एंटर करती है। स्कूल में ज्यादातर बच्चे लिली को पागल समझते हैं। लिली अपने लॉकर के पास आती है और उसे खोलती है और फिर लॉकर के अंदर से अचार का डब्बा नीचे गिरता है। किसी ने लिली के साथ मजाक किया होता है। तभी वहाँ मर्ज आती है। मर्ज कहती है कि जिसने भी ये किया है बहुत ही घटिया लोग हैं, और फिर दोनों वहाँ से बातें करती हुई आगे चली जाती हैं। वहाँ दूसरे लॉकर के पास फिल और टेडी दोनों खड़े होते हैं। टेडी लिली की तरफ देखता है और फिल से कहता है कि क्या लिली मुझे देख कर गई, पर फिल अपनी बातों में खोया रहता है और कहता है कि पता नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम परमाणु युग में आ चुके हैं और अब हम एक खतरा बन चुके हैं। क्या पता मंगल ग्रह से कुछ अजीब लोग यहाँ सीक्रेटली आ गए हों। टेडी कहता है कहाँ, यहाँ डेयरी में? फिल कहता है हाँ, क्या पता वहाँ एयरबेस पर कोई मिला हो और वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। टेडी कहता है कि तुम फिर से ज्यादा टीवी देखने लगे हो, इससे तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। फिल कहता है कि नहीं, मैंने पिछले 48 घंटों में 7 बड़े कार्गो प्लेन उतरते देखे हैं, सोचो जरा इनमें क्या हो सकता है। पर टेडी फिल को सीरियस नहीं लेता है। टेडी कहता है कि तुमने अपने टेस्ट की पढ़ाई की कि नहीं, और फिल कहता है कि क्या करना है पढ़ के, जब वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी हो सकता है। और फिर फिल टेडी को सलाह देता है कि झुको और छुपो। नेक्स्ट सीन, हेलन और रूसो एयरबेस के अंदर आते हैं। वहाँ कुछ एयर मास्टर हेलन को सल्यूट करते हैं, पर एक एयर मास्टर हेलन को सल्यूट नहीं करता। हेलन उसके पास जाता है और उससे कहता है कि अब मैं यहाँ पर मेजर हूँ, तो मेरी इज्जत करना सीखो। तभी वहाँ जनरल शॉ आता है और एयर मास्टर को फटकार मारते हुए उसे सल्यूट करवाता है और हेलन से कहता है कि उसे माफ कर दो और तुम कल मुझसे ऑफिस में मिलो। और फिर जनरल शॉ वहाँ से चला जाता है। फिल और टेडी रूम में होते हैं। फिल नकली मूंछें लगाकर सामने वाली खिड़की में एक आंटी को कपड़े उतारते हुए ताड़ता है और फिर उसकी ब्रा के बारे में बात करता है। फिल कहता है कि आखिर ब्रा को इतना पॉइंटी क्यों बनाया जाता है जबकि उन्हें गोल होना चाहिए। और फिर फिल टेडी से कहता है कि मिस जॉनसन अपनी ब्रा उतारने वाली हैं, तुम क्या कर रहे हो टेडी? टेडी कहता है कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। और क्या? फिल मिस जॉनसन की तरफ देखता है और कहता है कि मिस जॉनसन अपनी ब्रा उतारने वाली हैं। जिस पल का मुझे इंतजार था वो आ गया। तभी मिस जॉनसन की बिल्ली आती है और मिस जॉनसन बिल्ली को उठाकर वहाँ से चली जाती हैं। फिल मुंह बनाकर कहता है कि धत तेरी की, सब बर्बाद हो गया। और फिर फिल टेडी के पास आता है और कहता है कि अच्छा तो हम कहाँ थे? हाँ, कोई एलियन मंगल ग्रह से आएगा और यहाँ वहाँ लोगों को बेरहमी से मारता फिरेगा। हो सकता है वो तुम्हारी खोपड़ी को तरबूज की तरह फाड़ दे और उसमें स्ट्रॉ डालकर तुम्हारा खून पिए, या फिर तुम्हारे पिछवाड़े में ग्रेनेड डालकर तुम्हें उड़ा दे। टेडी ज्यादा सीरियस नहीं होता है और आराम से कहता है मैटी को गायब हुए 4 महीने हो चुके हैं। फिल कहता है हाँ यार, बहुत बुरा हुआ। ठीक है, मैं अपनी इलस्ट्रेशन पर ध्यान देता हूँ। टेडी कहता है मैं यहाँ मैटी की बात कर रहा हूँ। फिल कहता है और क्या बात करने से मैटी जिंदा हो जाएगा? टेडी कहता है मैटी की बॉडी अभी मिली नहीं है, इसका मतलब है कि मैटी घर से भाग गया है। फिल कहता है और वो भागेगा क्यों? टेडी कहता है क्योंकि पूरी दुनिया में उसका कोई दोस्त नहीं था और जो थे वो रिश्वत लेकर उसके बर्थडे पर जाते थे। फिल कहता है उसकी मॉम हमें कैंडी देकर बर्थडे पर बुलाती थी, वो रिश्वत नहीं थी और सच ये है कि मैटी मर चुका है। और फिर टेडी गुस्से में फिल की नकली मूंछ निकालकर उसके गाल पर लगा देता है। नेक्स्ट सीन, लिली खुश होकर शीशे में अपने बाल ठीक करती है और फिर अचानक वो निराश हो जाती है। लिली वॉशरूम में जाती है। वहाँ लिली अपने ब्रासलेट को देखती है जिसमें एक छोटा टर्टल होता है और फिर लिली को मैटी की याद आ जाती है और कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में। मैटी लिली को व्यू टावर पर लेकर आता है। लिली टावर से बाहर का नजारा देखती है। टेडी कहता है कि ये टावर कई सालों से पब्लिक के लिए बंद है। एक बार फिल, टेडी और मैं यहाँ आए थे क्योंकि उन्हें पता चला कि यहाँ का केयर टेकर दरवाजा बंद नहीं करता, तभी से ये हमारा अड्डा बन गया। मैटी और लिली खाने जैसे सोया लेस के पैकेट फाड़ते हैं। लिली के पैकेट में रॉकेट वाला टॉय निकलता है। लिली कहती है अरे यार, मेरे पैकेट में हमेशा रॉकेट ही क्यों निकलता है? और मैटी कहता है कि मेरे पैकेट में टर्टल निकला है। लिली कहती है कि मुझे हमेशा से टर्टल पसंद है। और फिर मैटी कहता है ठीक है, हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। दोनों अपने टॉयज चेंज करते हैं। मैटी कहता है कि फिल और टेडी को मत बताना कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। लिली कहती है क्यों? क्योंकि मैं सनकी हूँ? मैटी कहता है कि नहीं, तुम मुझे सनकी नहीं लगती।
मैटी आगे पूछता है कि तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ, मतलब उनकी मौत कैसे हुई। लिली निराश हो जाती है और मैटी को बताती है कि वो एक पिकल यानी अचार जार में भरने की फैक्ट्री में काम करते थे। मॉम और मैं उन्हें पिकअप करने के लिए गए थे, पर मैं अपना टॉय फैक्ट्री में अंदर ही भूल आई, वो बेकार सा टॉय। और फिर डैड उसे लेने गए। वहाँ एक मशीन अटक गई थी और डैड मदद के लिए चले गए, जबकि वो उनका डिपार्टमेंट भी नहीं था। उन्हें लगा मशीन ऑफ है, पर वो ऑन थी। किसी को पता चलता तब तक देर हो चुकी थी। लिली रोते हुए आगे कहती है कि काश मैंने उन्हें वो टॉय लेने नहीं भेजा होता, ये सब मेरी गलती है। मैटी कहता है नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और फिर न्यू ईयर के पटाखे फूटने लगते हैं और फिर लिली फ्लैशबैक से बाहर आती है। लिली पानी की टूटी खोलती है, तभी उसकी मॉम दरवाजा खोलती हुई आती है और लिली से कहती है कि कल के लिए कपड़े निकाल कर रखना, डैड की कब्र पर सिमेट्री यानी कब्रिस्तान जाना है। लिली कहती है नहीं, मैं नहीं जा सकती। लिली की मॉम कहती है कि तुम्हें 1 साल हो गया है, तुम एक बार भी अपनी डैड की कब्र पर नहीं गई। लेकिन लिली फिर भी मना कर देती है। लिली की मॉम कहती है कि तुम इकलौती नहीं हो जिसके साथ ये सब हुआ, तुम अपनी दवाइयाँ लेती रहो। और फिर लिली की मॉम चली जाती है और फिर तभी पानी के पाइप से मरे हुए मैटी की आवाज आती है और मैटी अजीब सी आवाज में कहता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वो मिस्टेरिया तुम्हारे बच्चों को घसीटते हुए जंगल में ले जाएगा किसी जंगली जानवर की तरह, और वो आ रहा है इस डेयरी में। फिर लिली घबरा कर पूछती है क्या मैटी ये तुम हो? अगर हो तो प्लीज वापस आ जाओ। कुछ देर शांति होती है और फिर मैटी खून से सनी हुई उंगलियां सिंक से बाहर निकालता है और कहता है कि ये मुझे वापस नहीं आने देगा। लिली ये सब देखकर घबरा जाती है। लिली स्कूल में मैर्ज को सब कुछ बता देती है और मैर्ज कहती है कि मैटी ने एक सिंक के जरिए तुमसे बात की। वहाँ कुछ फ्रेंड्स खड़ी होती हैं जिसमें एक पैटी और उसकी 2 चमची होती हैं। वो स्कूल में अच्छे स्टूडेंट को परेशान करने वालों में से हैं। मैर्ज और पैटी एक दूसरे को हाय कहती हैं। मैर्ज लिली को समझाती है कि लोग तुम्हें वैसे ही पागल कहते हैं और अब तुम मैटी के बारे में जो रात हुआ किसी को मत बताना, वरना लोग तुम्हें पूरा पागल कहेंगे। नेक्स्ट सीन, फिल और टेडी साइकिल से जा रहे होते हैं। फिल हर बार की तरह अपनी बकलोली जारी रखता है। फिल टेडी से कहता है कि यार जरा सोच कर देखो, कोई तो वजह होगी कि आदमी के निप्पल होते हैं। टेडी कहता है हाँ, जैसे पहले हमारी पूंछ और गलफड़े हुआ करते थे, फिर हम विकसित हो गए। फिल कहता है या फिर हमसे नेचर ये कह रहा है कि अगर औरतों को कुछ हुआ तो आदमियों को अपने निप्पल से बच्चों को दूध पिलाना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों को ब्रेस्ट फीडिंग करनी होगी। तभी आगे लिली बेंच पर बैठी हुई दिखती है। दोनों साइकिल रोकते हैं और लिली से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिली दोनों से कहती है कि मुझे तुम दोनों से बात कर। फिल टेडी से धीरे से कहता है क्या बात करनी होगी कि इसके डैड की बॉडी पार्ट अचार के डब्बे में मिले थे। और फिर लिली दोनों को व्यू टावर पर लेकर आती है और मैटी के सिंक से आती हुई आवाज के बारे में बताती है। फिल कहता है क्या तुम श्योर हो कि वो मैटी था? लिली कहती है हाँ, वो मैटी था और मैं इसलिए तुम दोनों को बता रही हूँ क्योंकि तुम उसे जानते थे। फिल टेडी से कहता है कि इसकी बकवास पर ध्यान मत देना। टेडी कहता है कि फिल तुम रोज ऐसी बातें करते रहते हो और आज तुम कह रहे हो कि विश्वास मत करना। टेडी लिली से कहता है कि लिली मैं तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहता हूँ पर मैं नहीं कर सकता। और फिर लिली गुस्से में वहाँ से चली जाती। मेजर हेलन जनरल शॉ के ऑफिस में आता है। जनरल शॉ हेलन को ड्रिंक देता है और कहता है कि जिस एयर मास्टर ने तुम्हें सल्यूट नहीं किया, हमने उसे 1 हफ्ते के लिए टॉयलेट साफ करने की सजा दी है और मेरे एयरबेस पर अब तुमसे कोई बदतमीजी नहीं करेगा। जनरल कहता है कि तुमने कोरिया में जनरल एवट के अंडर में काम किया है और उनका कहना है कि तुम बहुत काबिल पायलट हो। तुमने सुई हॉपर मिग एली में युद्ध के बीचों बीच V-29 जेट उड़ाया और तो और सुरक्षित वापस आ गए। हेलन कहता है कि हाँ बिल्कुल, पर मुझे इस बारे में बात नहीं करनी क्योंकि हम मिशन में कामयाब नहीं रहे थे। जनरल शॉ कहता है कि पर तुम एक अच्छे पायलट हो और इसीलिए हमने तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ करा है ताकि तुम नए V-52 एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग करो। टेडी और उसकी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं। टेडी के डैड ब्रेड को तोड़कर टेडी को देते हैं और फिर टेडी ब्रेड टेस्ट करता है। टेडी के डैड टेडी से पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है और टेडी का जवाब होता है कि ये ब्रेड कितना टेस्टी है। टेडी के डैड फिर से पूछते हैं कि क्या बात है टेडी। टेडी कहता है कि क्या डैड मैं आपसे एक अजीब सवाल पूछ सकता हूँ। और टेडी कहता है क्या कोई किसी बच्चे को किडनैप करके अंडरग्राउंड रख सकता है। टेडी के डैड कहते हैं ये क्या पूछ रहे हो। टेडी कहता है हाँ, उसे वहीं रखे, गंदे नाले में उसे रोज मारते रहे। क्या आपने कभी कुछ ऐसा सुना है? उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट नाजियों से बचकर भागे थे कि पूरी परिवार को मार दिया गया था। उनकी चमड़ी के लैम्प शेड बनाए जाते थे, यानी कि जो लैम्प बनते हैं
उनमें इस्तेमाल उनकी चमड़ी होती थी। और फिर उसके डैड वहीं रखी टेडी की बुक उठाकर उसे फेंकते हुए कहते हैं काल्पनिक कहानियों से थोड़ा दूर रहो। लेकिन टेडी कहानियों से तो दूर हो जाए, पर कहानी थोड़ी ना टेडी का पीछा छोड़ने वाली थी। और तभी घटती है टेडी के साथ की घटना। टेडी बेड पर लेटा हुआ वही बुक पढ़ रहा होता है और तभी उसके पास रखी लैंप लाइट बुझ जाती है। टेडी लाइट को जलाता है, लाइट फिर से बुझ जाती है। टेडी फिर से लाइट जलाता है और लाइट ब्लिंक करने लगती है और फिर बुझ जाती है। और जब टेडी फिर से लाइट जलाता है तो लैंप में कई चेहरे चिल्लाते हुए टेडी को देखते हैं। जैसा कि उसके डैड ने बताया कि जीव्स की चमड़ी से लैंप शेड बनाए जाते थे। और टेडी बेड से उतरता है, लाइट नीचे गिर जाती है। टेडी डर के मारे एक टेबल के नीचे छुप जाता है और फिर लैंप लाइट धीरे धीरे लुढ़कती हुई टेडी की तरफ आती है और बिल्कुल पास आकर रुक जाती है। टेडी बुरी तरह घबरा जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। तभी टेडी का भाई आता है और टेडी को ऐसा करते देख कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे भाई हो। और फिर सुबह होती है। व्यू टावर पर टेडी, फिल और लिली फिर से इकट्ठा होते हैं। टेडी उल्टियां कर रहा होता है। टेडी और लिली के साथ जो हुआ, फिल कहता है कि शायद अब मेरी बारी है। टेडी कहता है कि हमें इस बारे में किसी को बताना चाहिए। फिल कहता है कि हमारा यकीन कोई नहीं करेगा। लिली कहती है अगर हमने अपने पेरेंट्स या फिर स्कूल में किसी को बताया तो हमें जूनिपर हिल भेज देंगे जहाँ पर एक पागल खाना होता है। फिल कहता है मैं वहाँ कैसे रह पाऊंगा, मैं तो एक कैंप फायर पर भी नहीं रह पाता। और टेडी कहता है हम इस सब के बारे में किसी को नहीं बताएंगे जब तक ये पता न चल जाए कि मैटी के साथ क्या हुआ। फिल कहता है और हमें पता कैसे चलेगा कि मैटी के साथ क्या हुआ। लिली कहती है मैं जानती हूँ इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है। तीनों एक लाइब्रेरी में एक बाइक शॉप जैसी मशीन में पुरानी न्यूज़पेपर देखते हैं। सामने फिल की छोटी बहन सूजी बैठी होती है। सूजी उन्हें पकाने लगती है और फिर फिल सूजी से कहता है कि जाओ मेरे लिए एक बुक ढूंढो। सूजी बुक ढूंढने चली जाती है। तभी मैटी के बारे में एक न्यूज़ सामने आती है जिसमें लिखा होता है कि पहले तो लगा मैटी घर से भाग गया है, पर बाद में पता चला कि मैटी का मर्डर हुआ है। पर पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लगा। मैटी को आखिरी बार थिएटर के पास देखा गया था। वो थिएटर के एम्प्लॉय के 12 साल की बेटी यानी रोनी ने उसे देखा था। और फिर चारों यानी सूजी भी उनके साथ जुड़ जाती है और चारों रोनी के पास आते हैं और मैटी के बारे में पूछते हैं। पर रोनी मैटी के बारे में कुछ नहीं बताती और कहती है कि निकल जाओ यहाँ से। फिल कहता है कि आखिर हमने ऐसा क्या पूछ लिया। रोनी कहती है कि मैटी की वजह से पुलिस यहाँ कितनी बार आ चुकी है और वो मेरे पापा पे इल्जाम लगाना चाहते हैं। तुम लोग यहाँ से बस चले जाओ। तभी सूजी कहती है चलो मिल्क शेक पीते हैं और फिर चारों वहाँ से जाने लगते हैं। फिल कहता है कि ये बहुत बुरा आइडिया था, उस गाने के पीछे लगना जो नाली के पाइप से आता है। बस रोनी इतना सुनती है और फिर वापस आती है और उन चारों को रोकती है और पूछती है कि तुम किस गाने की बात कर रहे हो। नेक्स्ट सीन मेजर हेलन अपने बेड पर सोने से पहले न्यूज़पेपर पढ़ता है और फिर उसे रखकर अपनी फैमिली की फोटो देखता है। हेलन फोटो रखकर सोने लगता है। तभी खिड़की हवा से हिलने लगती है। हेलन जाकर उसे बंद करता है और वापस आकर सो जाता है। तभी वहाँ कुछ मास्क लगाए हुए लोग आते हैं और हेलन पर हमला कर देते हैं। और फिर एक मास्क वाला आदमी हेलन से कहता है कि नए विमान V-52 के बारे में सारी जानकारी हमें दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। पर हेलन कोई भी जानकारी देने से मना कर देता है और फिर मास्क वाले हेलन को मारने लगते हैं। तभी रूसो वहाँ आता है जो कि बगल वाले कमरे में होता है और फिर हेलन और रूसो सभी से लड़ते हैं और मास्क वालों को वहाँ से भागना पड़ता है। रूसो कहता है कि आखिर ये लोग थे कौन। और फिर आता है इस एपिसोड का क्लाइमैक्स। यहाँ 5 के 5 यानी कि रोनी भी लिली, टेडी, फिल, सूजी को ज्वाइन कर चुकी है। सभी थिएटर के अंदर आते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। फिल कहता है कि यहाँ चोरी छुपे आना ठीक नहीं है। टेडी कहता है कि हमने कोई चोरी नहीं की, हम बस छुप कर यहाँ अंदर आए हैं। और फिर रोनी प्रोजेक्ट रूम में जाती है और एक रील को लोड करके यानी प्ले करती है। उन्हें लगता है शायद ये वही गाना होगा जो मैटी नाली के पाइप के जरिए गा रहा था, या फिर मैटी के साथ जो कुछ हुआ वो यहीं से शुरू हुआ था। और बाकी के सब यानी लिली, फिल, टेडी, सूजी थिएटर में पर्दे के सामने बैठे हैं। फिल्म अभी शुरू नहीं हुई होती है और फिर टेडी सिसकने लगता है। तो फिल पूछता है क्या तुम रो रहे हो। टेडी कहता है नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ। और फिर टेडी लिली से पूछता है क्या तुम ठीक हो। लिली कहती है मैं बस मैटी के बारे में सोच रही हूँ, उसे मेरी जरूरत थी पर मैंने उसे दूर कर दिया और फिर वो कभी लौटा ही नहीं। टेडी कहता है कि हमने तो और बुरा किया था, काश हम उसके बर्थडे पर होते तो शायद हालत कुछ और होती। फिल कहता है कि कोई गलती नहीं है, जरूरी ये है कि हम यहाँ सच का पता लगाने आए हैं। सभी लोग मैटी को लेकर दुखी होते हैं और फिर प्रोजेक्ट ऑन हो जाता है और फिल्म चलने लगती है।
इसमें एक आदमी गाना गाते हुए कुछ लोगों को प्रोत्साहित कर रहा होता है। लिली कहती है कि ये वही गाना होगा जो मैटी गा रहा था, और फिर उन सभी को फिल्म में कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जो गाना पर्दे पर चल रहा होता है, उस गाने के अंदर मैटी होता है और उसके हाथ में एक बच्चा होता है। वो गाना जो मैटी के जन्म से कई साल पहले बनाया गया था, उसमें मैटी कैसे घुस गया। और फिर लिली हैरानी से मैटी को पुकारती है और मैटी लिली की आवाज सुन भी लेता है। फिल और टेडी हैरानी से कहते हैं कि मैटी फिल्म के अंदर कैसे गया और ये सब हो क्या रहा है। और फिर सभी मैटी को आवाज देने लगते हैं कि मैटी मैटी हमारी आवाज सुनो, हम तुम्हें बचाने आए हैं, बाहर निकलो वहां से। मैटी सभी को देखते हुए पास आता है। लिली कहती है कि हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, और फिर मैटी कहता है नहीं, तुम नहीं निकालोगे, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कभी मेरे साथ थे ही नहीं। और फिर मैटी के हाथ में लगा बच्चा रोने लगता है। मैटी अपना सर नीचे करता है और फिर जब ऊपर करता है तो वो बिल्कुल अलग होता है, उसका चेहरा बदल जाता है। और फिर मैटी बच्चे को पर्दे के बाहर उन चारों के ऊपर फेंक देता है। ये वही शैतान बच्चा होता है जैसा कि स्टार्टिंग के सीन में था। बच्चा हवा में उड़ने लगता है और फिर नीचे गिरता है और उसका साइज बढ़ने लगता है। सभी कहते हैं कि यार ये क्या चीज है। फिर कहता है मैंने कहा था कि एयरबेस पर कुछ अजीब हो रहा है, उन्होंने ही बनाया होगा ये इतना बड़ा म्यूटेंट बेबी। और फिर वो बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है। रोनी प्रोजेक्ट रूम से एक शीशे से सब कुछ देखती है और यहाँ चारों उठकर भागने लगते हैं और तभी वो शैतान बच्चा टेडी को पकड़ लेता है। लिली सीट के नीचे छुप जाती है, तभी सामने से शैतान टेडी को खींचते हुए लेके जाता है और टेडी को हवा में ले जाकर उसे बीच में से फाड़ देता है। रोनी ये सब रूम के शीशे से देख ही रही होती है, तभी टेडी को शैतान उसी शीशे पर टमाटर की तरफ फोड़ देता है। रोनी दरवाजे की तरफ भागती है पर दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। फिल और सूजी कुर्सियों के ऊपर से होते हुए भाग रहे होते हैं, तभी मॉन्स्टर बेबी फिल को भी पकड़कर मार देता है। सूजी घबराई हुई एक कुर्सी के नीचे छुप जाती है। लिली सूजी को आवाज देती है और पास बुलाती है। सूजी लिली को अपना हाथ देती है, तभी मॉन्स्टर बेबी ऊपर से आता है और सूजी को ले जाता है। लिली चीखते रह जाती है। इधर रोनी एक हथौड़ी लेती है और शीशे को तोड़ देती है और दरवाजा खोलकर भागते हुए थिएटर के अंदर आती है। रोनी थिएटर की हालत देखती है जहाँ खून और मांस बिखरा होता है, पर लिली जिंदा होती है और अपना हाथ बाहर निकालती है। रोनी लिली का हाथ देखती है और उसे पकड़कर बाहर निकालती है और फिर दोनों मॉन्स्टर की तरफ देखते हैं। मॉन्स्टर बेबी सूजी को खा रहा होता है और फिर लिली और रोनी के पीछे पड़ जाता है। दोनों वहां से बाहर भागती हैं और दरवाजा बंद कर देती है। लिली रोते हुए बाहर जाती है। रोनी लिली का हाथ देखती है और जब लिली अपना हाथ देखती है तो लिली घबराती है क्योंकि सूजी का आधा हाथ लिली के हाथ में होता है और फिर लिली चिल्लाती है। और वेलकम टू डेरी का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मैटी के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गया और पेनीवाइज जोकर की एंट्री कब होने वाली है, बताऊंगा अगले वाले एपिसोड। तो कमेंट में बताइए कैसा लगा ये एपिसोड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको पता चल जाए। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू।